नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और आज मैं एक बेहद खास लोकेशन पर हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो कि टाटा ग्रुप का बजट एयरलाइन है। किस तरह से इसका मेकओवर हो चुका है और इसे आज अनवेल किया गया मीडिया के सामने। ये तस्वीरें आप भी देखें। टाटा समूह ने आज रीब्रांडेड एयर इंडिया एक्सप्रेस लॉन्च किया, जो कि भारत के बजट अनुकूल एविएशन बाजार को टारगेट करेगा। एयर इंडिया की कम लागत वाली सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए लोगो और ब्रांड कलर में बदलाव हो चुका है। नारंगी और फिरोजा रंग आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें जोड़ा गया है और इस तरह से इसे बताया जा रहा है कि ये नई जनरेशन के लिए ये मेकओवर इसका हुआ है। टाटा ग्रुप के दोनों ब्रांड एयर एशिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ये मर्ज हो रही हैं। इसका नया लोगो और डिज़ाइन आज सामने रखा गया है। तो आज से एयर एशिया का नाम जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस होने जा रहा है। ऐसे में आज से एयर एशिया की फ्लाइट्स एयर इंडिया एक्सप्रेस के नाम से ही जानी जाएंगी। सिटी सेंटर शो में शुरुआत कर रहे हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ। I want to thank all our colleagues and friends in the wider Air India family and the Tata Group. You've been an integral part of our journey, and we will continue to collaborate and work with you in shaping this narrative. Because, as they say here in Bollywood, in Mumbai, picture अभी बाकी है दोस्त। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले आइए बात करते हैं सौम्या विश्वनाथन मामले की। 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में 15 साल के बाद 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। क्या कुछ हुआ इस मामले में अदालत में, दिखाते हैं आपको मुकेश सिंह सेंगर की इस रिपोर्ट में। 15 साल बाद बुजुर्ग माँ बाप ने राहत की सांस ली जब साकेत कोर्ट ने उनकी बेटी के हत्यारों को दोषी करार दे दिया। ये टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के माता पिता हैं, जिन्होंने इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। सब लोगों को मर्डर केस में आज कन्विक्ट कर दिया गया है, तो आपकी जो लंबी लड़ाई है 15 साल की, वो कहीं ना कहीं रंग लाई। पता नहीं, हमारी तो बेटी चली गई है, और यही है कि दिस विल एक्ट एज अ डेटरेंट फॉर अदर्स आल्सो। अदरवाइज इनकी और हिम्मत बढ़ती, दैट्स ऑल। एटलीस्ट 8 सेक्शन ऑफ द गैंग विल बी आउट ऑफ इट, दैट्स ऑल। मैम, व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन द कोर्ट केस वर्डिक्ट? क्या सजा मिलनी चाहिए ये थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि भी क्वांटम ऑफ सेंटेंस तो नहीं बोला है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट। I don't want to say we are happy because justice has been done, but my daughter will never come back, no? That's why I don't have happiness. Now let us hope for the maximum punishment, that's all. What else? कोर्ट ने रवि कपूर, बलजीत मलिक, अमित शुक्ला, अजय कुमार को हत्या, लूट की कोशिश, मकोका, जबकि आरोपी अजय सेठी को बाकी आरोपियों की मदद करने और मकोका में दोषी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि ये सभी संगठित गिरोह चलाकर अपराध कर रहे थे। टीवी पत्रकार सौम्या की हत्या 30 सितंबर 2008 की सुबह हुई थी। उस वक्त सौम्या अपनी कार से अपने घर वसंत कुंज जा रही थी। नेल्सन मंडेला मार्ग पर चलती कार में लूटपाट की मकसद से उसके सिर पर गोली मार दी गई। सौम्या की कार डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस को शुरू में लगा ये दुर्घटना है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सौम्या की सिर में गोली मिली। इसके बाद मार्च 2009 में इसी गैंग ने आईटी प्रोफेशनल जिगिसा की हत्या कर दी। उस केस में जब आरोपी पकड़े गए, तब सौम्या हत्याकांड का राज खुला। आरोपियों ने सौम्या की हत्या की बात भी कबूल की और जिस हथियार से सौम्या को गोली मारी गई वो भी बरामद कर लिया गया। बैलिस्टिक और फोरेंसिक जांच में भी साबित हुआ ये वही हथियार है। We are very happy and satisfied that justice has been finally served after 15 long years. Soumya was murdered on early hours of 30th September 2008, and this was a very big case for Delhi police. This is one of the very rare cases where there was not physical contact in one sense between the killers and the victim, except for the bullet fired, and the bullet was fired from a moving vehicle. There was a lot of circumstantial evidence. It took us almost 6 long months to work it out, but I am very happy and satisfied that the family had so much faith in our team. आरोपियों पर कुल 8 आपराधिक केस दर्ज थे, इसलिए पुलिस ने उन पर मकोका भी लगा दिया। लेकिन अलग अलग कारणों से यह मामला कई कानूनी अड़चनों में फंसा रहा। हालांकि जिगिसा केस में पहले ही 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। 15 साल बाद ही सही, लेकिन सौम्या के परिवार को इंसाफ तो मिला और कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी
एक संगठित गिरोह चला रहे थे और ये लगातार अपराधों को अंजाम दे रहे थे। अब देखना होगा कि इस मामले में कोर्ट आरोपियों को क्या सज़ा सुनाती है। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली खबर मुंबई से ऑनर किलिंग की खबर है ये, जहां बेटी ने जब दूसरे धर्म में शादी की तो पिता ने बेटी और दामाद दोनों को मौत के घाट उतार दिया। पिता और पुत्र दोनों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए सुनील सिंह की रिपोर्ट। बांदा के करण चौरसिया और गुलनाज ने अपने घर वालों के विरोध के बावजूद 1 साल पहले घर से भागकर शादी कर ली थी, लेकिन एक दिन अचानक गुलनाज के पिता ने दोनों को मुंबई बुलाया और फिर पहले दामाद करण की चाकू से हत्या कर उसका शव एक बंद पड़ी कंपनी के कुएं में फेंक दिया। 14 तारीख को हमको डेड बॉडी मिली। उससे पहले वो 13 तारीख को यूपी से आए थे, हस्बैंड और वाइफ दोनों, करण और गुलनाज। तो उसी दिन उन दोनों की हत्या हुई थी अलग अलग जगह पे। लड़के की जो हत्या हुई वो गवंडी पुलिस स्टेशन एरिया में हुई और लड़की जो है उसी दिन रात को उसको नवी मुंबई एरिया में उसका मर्डर किया गया था। चूंकि उस बावड़ी का कोई इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए आरोपियों को लगा कि उनका राज ही रह जाएगा। लेकिन इत्तेफाक से उसी दिन 2 लड़के उस बावड़ी में तैरने के लिए कूदे तो उन्हें अंदर शव दिखाई पड़ा। तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस को जब शव मिला तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी शव की पहचान की। कुएं की तलाशी ली गई तो उसमें एक पॉकेट मिला। पॉकेट में एक चिट था, चिट में एक फ़ोन नंबर लिखा था। फ़ोन नंबर से पहले शव की शिनाख्त हुई और उसके बाद आरोपियों का राज खुल गया। विक्टिम करण ने एक्यूज की लड़की गुलनाज के साथ में लव मैरिज किया था। इस सिलसिले में सभी एक्यूज ने मिलके इसमें विक्टिम करण और उसकी जो वाइफ है और एक्यूज की लड़की गुलनाज, इसका भी मर्डर किया। गोंडी पुलिस ने हत्या के आरोप में लड़की के पिता गोरा रईसुद्दीन खान और भाई सलमान गोरा खान के साथ उसके दोस्त मोहम्मद कैफ नौशाद खान सहित 3 नाबालिगों को भी गिरफ्तार किया है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पुणे का कुख्यात ड्रग्स माफिया ललित पाटिल चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे पुलिस उसकी गिरफ्तारी करना चाहती थी, लेकिन बाजी मुंबई पुलिस ने किस तरह से मारी, सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मैं भागा नहीं, भगाया गया था। किस किस का हाथ है सब बताऊंगा। कर्नाटक से गिरफ्तार पुणे के कुख्यात ड्रग्स माफिया ललित पाटिल के इस बयान के बाद कई सवाल पैदा हो गए हैं। सबसे बड़ा यही कि उसका इशारा किसकी ओर है। ललित पाटिल 2 अक्टूबर को पुलिस को चकमा देकर ससून अस्पताल से फरार हो गया था। अब 15 दिन बाद मुंबई पुलिस ने ललित पाटिल को कर्नाटक के चेन्नई गांव से गिरफ्तार किया है। नासिक की कार्रवाई करने के बाद हम लोगों को इन आरोपी के बारे में जो मालूमात हमारी तपास में निष्पन्न हुआ, उसके बाद से पकड़ने के लिए हमारी टीम कंटिन्यूअस प्रयासरत थी और उसमें एक तपास का और किसी भी आरोपी पकड़ने का एक पुलिस का एक पूरा यंत्रणा, एक सिस्टम होता है, उसके हिसाब से हमने कंटिन्यूअस इस पे काम किया है। और काम करने के बाद ही इसको, जैसे मैंने बताया, बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में एक जगह से हमने इसको अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद आज मुंबई लाके सुबह इसकी पुलिस कस्टडी हमने लिया। दरअसल मुंबई की साकीनाका पुलिस ने 7 अक्टूबर को नासिक MIDC में एक फैक्ट्री में छापा मारकर 300 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए थे। उसके बाद ही पता चला कि उस फैक्ट्री के तार ललित पाटिल और उसके भाई भूषण पाटिल से जुड़े हैं। इस बीच पुणे पुलिस ने उत्तर प्रदेश से भूषण पाटिल और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया, लेकिन ललित पाटिल नहीं मिला। भूषण से पूछताछ में पता चला कि ललित पाटिल नेपाल जाने की फिराक में है, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो श्रीलंका जाने की फिराक में था, पर उसके पहले ही मुंबई पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि उसका सारा नेक्सस बाहर आएगा। अभी ललित पाटिल हाथ में आया है, उससे पूछताछ के बाद निश्चित तौर पर बड़ा नेक्सस सामने आएगा। अभी जो मुझे ब्रीफ किया गया है उसे मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन अभी इतना ही कहूंगा कि इसका पूरा नेक्सस हम बाहर निकालने वाले हैं। पिंपरी चिंचवड़ में ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार ललित पाटिल पिछले कई महीने से जेल की बजाय पुणे के ससून अस्पताल में था और वहां से ड्रग्स का कारोबार कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसका राज खुला, 2 अक्टूबर को पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। ललित पाटिल की कहानी में सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, पुलिस, जेल, अस्पताल और राजनीतिक संरक्षण भी सवालों में है। इसीलिए उसका यह बयान कि मैं भागा नहीं था, भगाया गया था, बहुत कुछ बयां करता है। सवाल है कि ललित पाटिल की काली दुनिया का पूरा सच क्या कभी बाहर आ पाएगा। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश भर में नवरात्रि की धूम है और आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से कामाख्या देवी मंदिर में भक्तों की लंबी कतार दिख रही है। रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट देखिए। नीलाचल पहाड़ियों की चोटी पर कामाख्या मंदिर।
देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों की पूजा करने के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों से भक्त जमा हुए हैं। नवरात्रि के दौरान साधु कामाख्या मंदिर में शुभ चंडी पाठ के लिए आते हैं। बाहु में वज्रधारिणी। कामाख्या मंदिर जो है वो एक द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पावर ऑफ अथॉरिटी, जो कि सारी शक्तिपीठों का एक पावर है। तो सभी जगहों में मतलब इसको सर्वप्रथम शक्तिपीठ माना गया है, तो इसकी महत्ता बहुत अधिक मानी गई है। तो यहाँ पर चंडी पाठ करने से हमको कई लाखों करोड़ों गुना उसका फल मिलता है। देवी का ये पाठ करने से महामारी, उपद्रव, घर में कलेश ये आदमी का नहीं आता है। यत्र तत्र गायन्ति मां भक्ता, भक्त निर्भय रहता है, निर्भय जीता है। इसी से हम लोग नवरात्रि में 13 अध्याय है ये दुर्गा सप्तशती इसका नाम है। अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी को देवी स्वर्ग से मृत्यु लोक पर रहती है, इसीलिए सभी भक्त आते हैं दर्शन के लिए। हम नवरात्रि पे जब माँ भगवती का यहाँ आराधना करते हैं तो किसी भी विकट से विकट स्थिति भी हो उसका भी हम इस पाठ के द्वारा माँ भगवती उसको विपत्ति का निवारण करती है। 51 शक्तिपीठों में से सिर्फ कामाख्या मंदिर को महापीठ का दर्जा हासिल है, लेकिन कामाख्या मंदिर में दुर्गा और अंबे मां का ना तो कोई चित्र है और ना ही कोई मूर्ति। श्रद्धालु मंदिर में बने कुंड पर फूल अर्पित कर पूजा करते हैं। नकुल राभा के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।